हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आज हम आगे स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जहां पे हमने कल से छोड़ा था। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। वैसे इसका अधूरा अधूरा ज्ञान तो आप ऑलरेडी ले ही चुके हैं। कहाँ ले चुके हैं? जब हम किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू को इवेल्युएट करते हैं तो वहां पे इनकी जरूरत पड़ती है। अभी हमने उनको इवेल्युएट करना तो सीख लिया है, बट हमने बिना उनके नाम लिए सीखा है। अब हम इनकी मदद से भी डिटरमिनेंट की वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे। नाउ व्हाट आर माइनर्स एंड कोफैक्टर्स? प्लीज वॉच केयरफुली। मान लीजिए मेरे पास में एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 3 2 0 फॉर एग्जाम्पल। अब यहां पर अगर आप डिटरमिनेंट देख रहे हैं तो 9 एलिमेंट्स हैं आपके पास में। इन 9 एलिमेंट्स में से हर एक एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में उसका एक एक माइनर होता है। हर एक एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में उसका एक एक कोफैक्टर होता है। तो हम सबसे पहले माइनर निकालते हैं। सर, देयर आर 9 एलिमेंट्स इन दिस डिटरमिनेंट, सो वी विल बी हैविंग 9 माइनर्स करस्पॉन्डिंग टू, इफ दिस एलिमेंट इज A11 तो इसका करस्पॉन्डिंग माइनर होगा M11, इसका करस्पॉन्डिंग माइनर होगा M12, इसका करस्पॉन्डिंग माइनर होगा M13, इस एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग माइनर होगा M21, M22, M23, M31, M32, M33। अगर कोई 3x3 का डिटरमिनेंट है तो हमें 9 माइनर्स मिलेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय माइनर्स? देखिए, आपको M11 निकालना है, इट मींस इस एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो इस एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को हाइड किया जाए। जो बचे कुछ एलिमेंट है उनका एक डिटरमिनेंट तैयार किया जाए। हो गया? इसको सॉल्व कर लीजिए। सर 5 0 0 -12, इट मींस फाइनल आंसर इज -12। M12 निकालना है। M12 मींस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड किया, क्या क्या बच गया? 4 6 3 0, 4 6 3 0, फाइनल आंसर इज -18। M13 निकालना है। M13 के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड किया, 4 5 3 2, 4 5 3 2, 8 -15 इज -7। गॉट इट? चलिए आते हैं M21। M21 मींस सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड किया, 2 3 2 0, 2 3 2 0, फाइनल आंसर इज -6। M22 में सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को हाइड किया, 1 3 3 0, 1 3 3 0, फाइनल आंसर इज -9। M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 2 3 2, तो 1 2 3 2, फाइनल आंसर 2 -6 इज -4। नेक्स्ट M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो बचा आपका 2 3 5 6, 2 3 5 6, 2 6 12, 5 3 15, फाइनल आंसर आया -15। नेक्स्ट M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 3 4 6, 1 3 4 6, 6 -12 is -6। ठीक है? M33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 4 5, 1 2 4 5, आपको मिलेगा 5 -8 is -3। ये सारे एलिमेंट्स जो हमने कैलकुलेशन करके अभी निकाले हैं, दे ऑल आर नोन एज माइनर्स। हर एक एक एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग माइनर होता है। डन? अगर यही डिटरमिनेंट 2x2 का होता तो क्या होता? सर उसमें 4 माइनर्स होते हैं। समझ में आया सबको? तो ये आपके माइनर्स हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोफैक्टर्स देन? अगर आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन समझ में आती है, Cij equals to -1 to the power I plus j Mij। कोफैक्टर्स और माइनर्स की वैल्यू सेम होती है, बट डिफरेंस होता है आगे साइन जो लिखी होती है, वो आगे साइन होती है -1 to the power I plus j। मतलब
कोफैक्टर्स और माइनर्स की मैग्नीट्यूड सेम होती है, केवल उनकी आगे की साइन बदल जाती है। जिसमें भी जो आपका ऑर्डर है, ये इनका एडिशन अगर ऑड है तो साइन बदल देना पड़ेगा। सर इनका एडिशन 2 इवन, नो चेंज इन साइन। इनका एडिशन 3 चेंज इन साइन। एडिशन 4 नो चेंज इन साइन। एडिशन 5 चेंज इन साइन। एडिशन 6 नो चेंज इन साइन। एडिशन 4 नो चेंज इन साइन। एडिशन 5 चेंज इन साइन। एडिशन 3 चेंज इन साइन। समझ में आ रहा है आपको? इट मींस ये जो आपके C11, C12, C13 ये सारे जो एलिमेंट है, मैं अभी आपको फिर से यहां पे लिख के बता देता हूं। C11, C12, C13 ये जो हम कोफैक्टर्स की बात कर रहे हैं, ये भी उतने ही हैं जितने माइनर्स हैं। इनकी वैल्यूज वही होती है जो माइनर्स की वैल्यू होती है, बट आगे साइन बदल जाती है। गॉट इट? एक अगले वाले क्वेश्चन में मैं आपको कोफैक्टर्स निकाल के बता देता हूं। निकालने में माइनर्स ही हैं, बट आगे साइन हमें चेंज करनी पड़ेगी। गॉट इट? एक अगला क्वेश्चन लिखते हैं और उसमें हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। ओके, ये डेफिनेशन मैं आपके सामने अभी लिखी हुई रहने देता हूं ताकि आप ये डेफिनेशन पे अच्छे तरीके से देख लीजिए। हाँ जी, सभी बच्चे ध्यान से देखिए बेटा। मान लीजिए मेरे पास में 2 1 3 1 -1 2 4 0 3। सपोज ये मेरे पास में एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है। अब मुझे यहां पे ना कोफैक्टर्स निकालने। कोफैक्टर्स का मतलब होगा C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। मैं पहले ही हाईलाइट कर देता हूं कि साइनें किस किस की बदलेगी। इसकी चेंज होगी, इसकी चेंज होगी, इसकी चेंज होगी, इसकी चेंज होगी, क्योंकि इनमें जो एडिशन है वो ऑड है, तो इनकी साइन बदलनी पड़ेगी। बेसिकली ये डायमंड लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इनको हमारी भाषा में डायमंड एलिमेंट कहते हैं। गॉट इट? बहुत ही सिंपल सा काम है। C11 निकालना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, हमें मिला -1 2 0 3। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें -3। C12 निकालना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड किया तो हमें मिला 1 2 4 3। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 3 - 8 इज -5। साइन चेंज की तो वो प्लस हो गया। गॉट इट? C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो हमें मिला बेटा 1 -1 4 0। फाइनल आंसर मिला 4। C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हमने हाइड कर लिया, ध्यान से देख लो, तो 1 3 0 3। सॉल्व किया तो मिला 3। आगे लगा दी माइनस की साइन, साइन चेंज करना पड़ता है इसीलिए। C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 3 4 3। सॉल्व किया तो मिला 6 - 12 इज -6। C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 1 4 0। सॉल्व किया तो मिला -4। साइन बदल दी तो हो गया +4। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया तो मिला 1 3। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 1 3 -1 2। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5। C32 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 3 1 2। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 4 - 3 इज 1। साइन बदल देंगे तो हो जाएगा -1। C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम तो मिलेगा 2 1 1 -1। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -3। ये सारे एलिमेंट्स जो अभी आप देख रहे हैं, दे आर नोन एज कोफैक्टर्स। इस कोफैक्टर का ना मैंने एक मैट्रिक्स तैयार कर दिया, ठीक है? देख लीजिए सभी मैट्रिक्स। -3 5 4 -3 -6 4 5 -1 -3। This is the matrix formed by the cofactors of the elements of given matrix. Got it everyone? ये जो हमने कोफैक्टर्स निकाले हैं, इन सभी कोफैक्टर्स का भी अगर एक मैट्रिक्स बना दिया
तो इस मैट्रिक्स का नाम मैंने दिया है अभी सी। सर ये मैट्रिक्स कहां काम में आएगा? अगली डेफिनेशन में। ठीक है बच्चों, तो कैसे हम माइनर्स निकालते हैं और कैसे कोफैक्टर्स निकालते हैं, ये क्लियर हो गया? डन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। क्या रहेगा बच्चों? एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, सी हियर एवरीवन, adjoint of matrix represented by adjoint of A D J of A। ठीक है, इंग्लिश में डेफिनेशन लिखते हैं। द मैट्रिक्स formed by transposing the matrix of cofactors। अभी अभी जो हमने एक मैट्रिक्स तैयार किया था ना बच्चों कोफैक्टर्स का, अगर उस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज कर दिया तो वो जो मैट्रिक्स तैयार होगा वो मैट्रिक्स कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है सर, क्या होता है ये एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स? अगेन आई एम रिपीटिंग, द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसपोजिंग द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स। कोफैक्टर से जो मिलकर एक मैट्रिक्स तैयार हुआ था, उस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज कर दोगे तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। एक हमने आपके सामने एग्जांपल लिखा, सपोज फॉर एग्जांपल हमने आपके सामने ये एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में, मैंने अभी मैट्रिक्स लिखा है, इस मैट्रिक्स में अगर मैं कोफैक्टर्स निकालूं और उन सभी कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स तैयार करूं, उस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज कर दूं तो वो ट्रांसपोज कहलाता है एडजॉइंट। ठीक है बेटा, तो मैं यहां पर C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 ये 9 कोफैक्टर्स पहले मैंने लिख दिए। अब इनको कैलकुलेट कर रहा हूं क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन करवा लिए, कैलकुलेशन थोड़ी अब ईज होना चाहिए। तो हमने लिखा C11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया, क्या मिला? 4 - 0 is 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड किया, 2 - 0 is 2। सर साइन बदलना पड़ेगी, -2 याद रखना पड़ेगा। C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड किया, मन ही मन में हाइड किया, मन ही मन में। 4 - 12, 4 - 12 ऐसे 2 बार बोलोगे तो अपने कैश मेमोरी में ना सेव हो जाएगा। 4 - 12 is -8 लिख दिया। C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया, 3 + 2 5 लिखा, 5 साइन बदल दिया। C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ध्यान से देखिए, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम तो मिला 2 + 3 तो हो गया 5। C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 4 - 9 is -5 साइन बदल दिया तो हो गया +5। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 + 4 is 4। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 0 + 2 is 2 साइन बदला -2। आई बात समझ में? थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, कैलकुलेशन किया, 8 - 6 is 2। गॉट इट? इसका हमने एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, 4 - 2 - 8 -5 5 5 4 - 2 2। सर ये मैट्रिक्स तो तैयार हो गया। अब इसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लें, इसी मैट्रिक्स का क्या ले ले बच्चों? ट्रांसपोज, तो वो कहलाएगा एडजॉइंट। ले लेते ट्रांसपोज। क्या होगा ट्रांसपोज लेने से? रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी और कॉलम रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। 4 - 2 - 8 will be 4 - 2 - 8, then -5 5 5 4 - 2 2। गॉट इट? ये मैट्रिक्स कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। द मैट्रिक्स
formed by transposing the matrix of cofactors. कोफैक्टर से बनाए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तो वो एडजॉइंट कहलाएगा। गॉट इट एवरीवन? आप नोट कर सकते हैं। टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से समझना है बच्चों। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। आई होप शायद हमारा ये एडजॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। उस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है उसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे और उसमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। ओके बच्चों, सी हियर नाउ एवरीवन। हमने यहाँ पे ए एक डिटरमिनेंट ले लिया है, मतलब एक मैट्रिक्स ले लिया है 1 2 3 1 -1 0 2 3 -2। सपोज फॉर एग्जांपल हमने एक यहाँ पे मैट्रिक्स लिया, यहाँ पर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना था, मैंने डिटरमिनेंट निकाल लिया। लिखते डिटरमिनेंट, यहां पे आएगा 1 2 -0 -2 -0 +3 3 +2। तो यहां पे आपको मिला 2, यहां पे आपको मिला 4, 5 + 3 is 15, फाइनल आंसर इज 21। गॉट इट? अब मैंने निकाला बेटा C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, इन सब की वैल्यूज हमें फाइंड करना पड़ेगी। ध्यान से देखिए, C11 ये 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां पे आपको मिला ओनली 2। C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आपको मिला -2, साइन चेंज की तो हो गया +2। C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 + 2 कितना हो गया बच्चों? 5। C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 -9 इज -13, साइन बदलेंगे तो हो जाएगा +13। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -2 -6 इज -8। C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 -4 इज -1, साइन चेंज करेंगे तो +1। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये बचेगा 0 + 3 तो हो जाएगा 3। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 0 -3 साइन चेंज करेंगे तो +3। C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, -1 -2 फाइनली -3। हमने एक मैट्रिक्स तैयार किया इन कोफैक्टर्स का, लिखा 2 2 5 13 -8 1 3 3 -3। हमने सर एडजॉइंट लिखा, एडजॉइंट का मतलब होता है इसका ट्रांसपोज करना, कर लिया 2 2 5 13 -8 1 3 3 -3, isn't it? मैंने ना इस एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकाला। क्या निकाला बच्चों? डिटरमिनेंट। यहां पे लिखा 2, ये हो जाएगा 24 -3 -13 -6 -15 +3, यहां पे हो जाएगा 2 + 40। ठीक है, चलो यहां पे 2 × 24 में से 3 गया तो आ गया 21 -13 × -21 +3 × ये हो जाएगा 42। 21 × 2 कितना हो गया बेटा? 42 प्लस, एक काम कर लेते ना बच्चों, यहां से हमने 21 निकाल दिया कॉमन, ठीक है। यहां पे बचा 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, यहां पे बचा 13, यहां से 21 कॉमन हो गया तो बचेगा 6 + 13 19 और ये तो हो जाएगा 21 × 21 इज 21 का स्क्वायर, मतलब 441। तो यहां से हमें एक शिक्षा मिलती है, कंक्लूजन। सर कंक्लूजन क्या मिला? आप देख लो बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 21 है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 21 का स्क्वायर है, तो क्या कंक्लूजन निकला होगा? सर कंक्लूजन ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है उसका डिटरमिनेंट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है सर, फाइनल कंक्लूजन लिखते हैं, adjoint of A का determinant is determinant of A to the power n minus 1 where n is the order of determinant। यहां पे ऑर्डर 3 था
इसीलिए वो 3 माइनस 1 इज 2 हो गया। गॉट इट? बहुत अच्छे से आराम से समझिएगा, इसीलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। गॉट इट? सबको समझ में आ गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, जरा अच्छे से देख लीजिए, मैं अभी क्वेश्चन को नहीं मिटाऊंगा, हमें यहां पे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमको वो चीजें देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अगले कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। मैंने अभी केवल ये इतनी सी चीज मिटाई है, मुझे एक और चीज आपसे भी पूछनी है। वो क्या चीज है उसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा। मैं अभी आपके सामने एक डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स लेके बैठा हुआ हूं ए, एक मैट्रिक्स लेके बैठा हुआ हूं एडजॉइंट ऑफ ए, बाकी सब चीजें मेरे लिए अभी कोई काम की नहीं है, मैं उसको भी मिटा रहा हूं। ठीक है, ये मेरे पास में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखा हुआ है। मैंने ना एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर लिख दिया। ये एडजॉइंट ऑफ ए है 2 13 3 2 माइनस 8 3 5 1 माइनस 3, यहां से ये भी हटा दिया। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं चाहता हूं ना आप मुझे a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के बताएं। a इंटू एडजॉइंट ऑफ दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। a लिखा सर, a है 1 2 3 1 माइनस 1 0 2 3 माइनस 2। एडजॉइंट ऑफ ए है 2 13 3 2 माइनस 8 3 5 1 माइनस 3। सर कितना अच्छा ना, रिवीजन भी होती जा रही है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस सर पॉसिबल है। जो ऑर्डर बनेगा उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। ये रो इस पूरे कॉलम के साथ 2 प्लस 4 प्लस 15 21 13 माइनस 16 प्लस 3 0 0 0 21 0 0 0 21 कॉमन निकाल दिया तो बच गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सर ये तो कुछ कंक्लूजन बता रहा है। क्या कंक्लूजन बता रहा है? कंक्लूजन बता रहा है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। ये 21 वैल्यू डिटर्मिनेंट की थी। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला? ध्यान से देखिए, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a कीजिए या एडजॉइंट ऑफ a इंटू a कीजिए, वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i के बराबर। आ रही बात समझ में? तो एडजॉइंट से रिलेटेड ये दो प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा काम की थी, इसीलिए आपको भी बताई गई। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, कंसेप्ट वाइज हर एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, फिर से मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूं, बट अगले टॉपिक में मुझे यही सब चीजें काम में आने वाली है, तो इसीलिए मैंने अभी कुछ भी मिटाया नहीं। मेरा अगला टॉपिक है बेटा इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, जो आप पहले ही पढ़ चुके हो। याद करो सर, हमने इनवर्स निकाला था एक मैट्रिक्स का, रिप्रेजेंटेशन था ऐसा ए इनवर्स, बट हमने निकाला था यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। पिछला वीडियो देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में, तो आपको ये मेथड मिल जाएगा जिसमें आपने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की मेथड से ए इनवर्स निकाला था। अब हम निकालने जा रहे हैं इनवर्स यूजिंग कोफैक्टर्स। कौन से मेथड से निकालने जा रहे हैं? कोफैक्टर्स की मेथड से। तो बेटा ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। याद रखना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सर इससे रिलेटेड अभी हम और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वैसे आपने इनवर्स की प्रॉपर्टी कुछ तो पढ़ी ली। सर कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए तो दिया हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, लिखा 2 13 3 2 माइनस 8 3 5 1 माइनस 3। ये हमने लिखा डिटर्मिनेंट, ये हमने लिखा एडजॉइंट, ये लिखा हमने डिटर्मिनेंट। ये जो लिखा हुआ है
is nothing but the inverse of this matrix, A inverse। आई बात समझ में? तो ये मेथड, कोफैक्टर्स वाला मेथड बहुत ही सिंपल मेथड होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड ए इनवर्स, तो उस समय आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेथड नहीं लगाना चाहिए, आपको कोफैक्टर्स वाला ही मेथड लगाना चाहिए। कोफैक्टर्स निकालना आसान है, डिटरमिनेंट निकालना आसान है। कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बना उसका ट्रांसपोज कर दो तो एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट को डिवाइड कर दो ए से तो इनवर्स निकल जाएगा। सर यहां से भी कंक्लूजन आ रहे हैं? आप हर बार ना जो चीज बोल रहे हो हमारे मन में क्वेश्चंस उठ रहे हैं, वो क्वेश्चन क्या क्या उठ रहे हैं अभी हम आगे उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट के मन में क्या क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं। यहां तक क्लियर है? फॉर्मूला याद हो गया? चलो बोल के बताओ। ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अब मैं, क्योंकि मेरे सामने क्या है क्वेश्चन लिखा हुआ था, इसीलिए वैसा का वैसा कर लिया। अब हम इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, देखते हैं। हमने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा जिसमें हमने लिखा A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। अगर मैं यहां पे बोल दूं कि इस पे कंडीशन है कि डिटरमिनेंट ऑफ A मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, अगर डिटरमिनेंट ऑफ A 0 होगा तो A इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0 है तो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सर डेफिनेशन भी है एक, क्या है ये जो डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम A को कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इनवर्स इज ओनली पॉसिबल फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड इफ इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो सर यहां पे दो डेफिनेशन और आ गई, singular matrix, non-singular matrix. Singular matrix are the matrices in which the determinant is equals to 0. Non-singular matrix are the matrices in which the determinant is not equals to 0. A inverse is only possible for non-singular matrices and A inverse does not exist for singular matrix. समझ में आया बच्चों? Yes sir. चलिए हम जरा थोड़ी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। मुझे आप बताओ, अगर मैं A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई कर दूं, या तो A इंटू A इनवर्स लिखूं या तो A इनवर्स इंटू A लिखूं, तो क्या आता है याद करो। हाँ सर, दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स इज 1 मतलब I। कितना बढ़िया। A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I। ये आपको याद रखना चाहिए, अच्छे से याद रखना चाहिए। नेक्स्ट हमने लिखा बेटा ए बी का इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स। याद करो ट्रांसपोज में भी ऐसा ही था, जब भी दो लोगों का ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन में होता था, ओपन होता था तो उनके ऑर्डर बदल जाते थे। सिमिलरली इनवर्स में भी ऐसा ही है। नेक्स्ट, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स करके इनवर्स कर दो, वो आपको वापस वही का वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। बड़े काम की चीज है, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको समझ में आना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज है बेटा। ठीक है, बस इतनी चीजें बहुत है, ये अगर आपने ध्यान से देख लिया तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हम किसी भी क्वेश्चन में इनवर्स निकाल लेते हैं बच्चों। चलिए मिटा दें। मैं बेटा क्वेश्चन ना कुछ बुक के ही क्वेश्चन ले लेता हूं, जिसमें हमको इनवर्स निकालने के लिए बोला जाएगा, जिसमें हमको कुछ डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोला जाएगा, कुछ एडजॉइंट निकालने के लिए बोला जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है उस वहीं से देखेंगे तो हमें क्वेश्चन भी थोड़े थोड़े से अच्छे अच्छे दिखेंगे बेटा। चलिए देखते हैं एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर बढ़िया वाले हमें मिले। क्वेश्चन कहता है इनवर्स निकालना। इनवर्स के लिए उसने बोला है 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा। चलिए इनवर्स निकालना है बच्चों। सबसे पहले अगर मैंने इसको a मान लिया तो इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। मैं डिटरमिनेंट यहां पे निकाल लेता हूं, चलेगा? क्योंकि इनवर्स निकालने से पहले डिटरमिनेंट निकालना कंपलसरी है। मान लो डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो हम मजदूरी करेंगे ही नहीं, हम सीधे लिख देंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट।
तो डिटरमिनेंट निकालते हैं। हमने लिखा 1, यहां पे आया आपका माइनस कॉस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर आया 0 नथिंग, फिर आया 0 नथिंग। माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन कॉमन आया तो आ गया -1। डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट। a इनवर्स एग्जिस्ट। चलो देखो बेटा, अब हमें C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, ये सारे के सारे कोफैक्टर्स हमें निकालने पड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज -1, कॉमन निकाल लेंगे। C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 तो 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 0 0, बढ़िया है, कैलकुलेशन सिंपल है। C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा एज इट इज, साइन बदलेगी नहीं। C23 सेकंड रो थर्ड कॉलम साइन अल्फा एज इट इज लिख देंगे। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0, C32 थर्ड रो सेकंड कॉलम साइन अल्फा, साइन बदली माइनस साइन अल्फा, थर्ड रो थर्ड कॉलम कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, हमने एक मैट्रिक्स लिखा, मुझे मिला -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स तैयार हुआ है उसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकाला, वही कहलाया एडजॉइंट ऑफ ए। -1 0 0, समझ में आ रहा है? 0 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। सर ए इनवर्स लिख दीजिए। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए खुद -1 0 0, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा। डिटरमिनेंट लिखा, डिटरमिनेंट क्या है बच्चों? डिटरमिनेंट -1 है, -1 को अंदर भेज दो। अंदर भेजेंगे तो हमें मिला 1 0 0, 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। क्योंकि बेटा मैट्रिक्स है ना, तो ये -1 सब में मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका फाइनल आंसर। समझ में आया बच्चों? तो ध्यान से हर एक चीज को अच्छे तरीके से देखना है। गॉट इट? चलिए, ये हमने एक क्वेश्चन लिया है बेटा, बुक का ही क्वेश्चन है जिसका हमने इनवर्स फाइंड किया है। नेक्स्ट हम और आगे बढ़ जाते हैं। मिटा दो बच्चों इसको। नेक्स्ट वन, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है जिसमें कोई एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय सेटिस्फाई करवाना? दिखाता हूं आपको क्वेश्चन। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा। सपोज कर लीजिए आपके पास में ए एक मैट्रिक्स है जो कह रहा है 3 1 -1 2, और फिर कह रहा है कि आप बताइए कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है a² - 5a + 7i, ये आपका 0 के बराबर हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स है, कह रहा है कि इक्वेशन शो करिए और उसके बाद इनवर्स निकालिए। चलिए देखते हैं क्या ये a² - 5a + 7i को शो कर सकते हो क्या? बहुत ही सिंपल सा काम है। a² 3 1 -1 2 3 1 -1 2 -5a 3 1 -1 2 + 7i 1 0 0 1। सर यहाँ पे i के बारे में कोई जानकारी तो थी नहीं कि कौन सा वाला i ले, तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमने 2 × 2 का ले लिया। चलो, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? हाँ जी पॉसिबल है। मल्टीप्लाई किया, 3 3 9 + 1 10, 3 + 2 5, -3 -2 -5 -1 + 4 is 3। Got it? आगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15, 5 - 5 10,
क्योंकि बेटा मैट्रिक्स है तो सब में मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स है तो सब में मल्टीप्लाई होगा। 7 0 0 7, 10 - 15 + 7, तो ये तो 0 तो नहीं हो रहा है, मतलब हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, या तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि सही नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि 0 अगर उसने बोला है तो 0 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, 3 1 सब बराबर बराबर लिखा हुआ है, 7 9 भी बराबर लिखा हुआ है, 3 3 9 -1 यहां पे आएगा 8, ये कैलकुलेशन मिस्टेक थी। अब बराबर हो गया सर, अब यहां पे पहला वाला एलिमेंट 0 आ गया, 5 - 5 0 हो गया, -5 + 5 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। यस सर, डन। देखो छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हमारे क्वेश्चन को गलत कर रही है। तो अब ये 0 हो गया, अब इसके बाद क्या करें सर? वो a इनवर्स निकालना है, आपने तो बताया। अब a इनवर्स निकालने के लिए क्या किया जाए? ये जो लिखा हुआ है a² - 5a + 7i = 0, इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिए a इनवर्स टू बोथ साइड। एक चीज होती है बेटा मैट्रिक्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना पड़ेगा कि आप प्री मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हो या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हो, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में a b is not equals to b always। तो प्री मल्टीप्लिकेशन किया, ध्यान से देखो बच्चों, ये लिखा a इनवर्स, फिर लिख दिया a² - 5a + 7i = a इनवर्स इनटू 0। अंदर ले लेते हैं a इनवर्स a², कैलकुलेशन a इनवर्स a, कैलकुलेशन i, याद रखो a इनवर्स इनटू a इज i, a इनवर्स इनटू i अगर किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, a इनवर्स इनटू 0 तो 0। तो आपको 7a इनवर्स मिल गया 5i - a, तो a इनवर्स मिल गया 5i - a/7। तो बेटा कैलकुलेशन कर लो, 5 1 0 0 1 -a लिखा हमने, 3 1 -1 2 डिवाइडेड बाय 7, सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो सर क्या इसको हम थर्ड मेथड माने क्या a इनवर्स निकालने के लिए? दो तो मेथड आपने बता दिए, पहला मेथड एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा मेथड कोफैक्टर्स की मदद से, तो तीसरा क्या ये मेथड है क्या? नो, आई नॉट कॉल दिस एज अ मेथड, दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। जब ये इक्वल टू 0 होगा तो आप a इनवर्स निकाल सकते हो। गॉट इट? ध्यान से अच्छे तरीके से हर एक छोटी छोटी चीज पे आपको ध्यान देना है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अच्छे तरीके से अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन ज्यादा क्लियर होंगे। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम हम लिखते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन in 3 variables। Simultaneous linear equation in 3 variables। हाँ यार ये लिखना बहुत जरूरी है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन तो आप नॉर्मली एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ऐसे 4 मेथड होते थे 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन को सॉल्व करने के। यहां पर मेरे पास में 3 इक्वेशंस हैं। पहला लिखा मैंने a1x + a2y + a3z = कैपिटल A या P। फिर मैंने लिखा b1x + b2y + b3z = Q। फिर मैंने लिखा c1x + c2y + c3z = R। और मैंने आपसे पूछा इसको सॉल्व कर लीजिए। सर एलिमिनेशन मेथड से तो फटाफट सॉल्व हो जाता, ये मैट्रिक्स मेथड का मतलब क्या है? तो सर मैट्रिक्स मेथड हम आपको समझा देते हैं। इसमें 3 चीजें। सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स A बनाया। A is the matrix formed by only the coefficients of x, y and z। A एक वो मैट्रिक्स है जो x, y, z के कोएफिशिएंट से मिलकर बनेगा। तो बना देते हैं, हमें मिलेगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। सर फिर एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं x। x एक वो मैट्रिक्स है जो केवल वेरिएबल से बनेगा। x is a matrix formed by only the variables।
How many variables are there? 3. X, Y, Z. So we will write as X, Y, and Z. इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1. If I multiply A into X, इसको मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन. आंसर आएगा B. B will be the matrix formed by only constants PQR, जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1. तो A into X को मल्टीप्लाई कर दोगे तो B बन जाएगा. सर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गया यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. आपने शुरुआत सही कर दी है. क्या चाहिए आपको? X, Y, Z की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना. प्री मल्टीप्लाई बाय इनवर्स करूं. A इनवर्स AX इक्वल्स टू A इनवर्स B. कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? चलो यहां से मुझे बताओ. A इनवर्स इनटू A इज I. नहीं लिखेंगे. X इक्वल्स टू आ गया A इनवर्स B. मतलब यूजिंग दिस फॉर्मूला X इक्वल्स टू A इनवर्स B, you can find the values of X, Y and Z. Now what is special in A inverse B? Sir, A inverse तो आपने बता दिया, that is adjoint of A upon determinant of A into B. ठीक है, तो यहां पे determinant of A must not be equals to 0 for यूनिक सॉल्यूशन. अगर आपको एक यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो फिर आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए को नॉन जीरो रखना पड़ेगा. अगर वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 हो गया, सोचो सर अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 हो गया तो फिर x तो मिलेगा ही नहीं. तो x की दो कंडीशंस होगी. या तो आपका x दैट इज द वैल्यूज ऑफ x, y, z, या तो वो नो सॉल्यूशन बताएगा या तो वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बताएगा. अरे कुछ बात समझ में नहीं आ रही है. तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए यूनिक सॉल्यूशन आ गया. यूनिक सॉल्यूशन को आप दूसरी भाषा में कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी कहते हैं. सर अगर डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0 आ गया तो फिर दो केस हो जाएंगे, या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या तो नो सॉल्यूशन. अगर डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0 हो गया तो नो सॉल्यूशन कब होगा? जब एडजॉइंट ऑफ A इनटू B ऊपर वाला हिस्सा ये वाला नॉन जीरो हो जाए. नॉन जीरो हो जाए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को. ये नॉन जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा. नॉट डिफाइन सॉल्व ही नहीं कर सकते. तो जब डिटरमिनेंट ऑफ A 0 हो और एडजॉइंट ऑफ A इनटू B 0 हो तो नो सॉल्यूशन होता है, और नो सॉल्यूशन को हम इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं. और अगर एडजॉइंट ऑफ A इनटू B 0 हो जाए तो हम कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. ठीक है. बोर्ड लेवल की बात करूं तो यूनिक सॉल्यूशन वाले पे ही क्वेश्चन बनेगा. जेई मेंस लेवल की बात करूं तो फिर इसके लिए भी क्वेश्चन बन सकता है. गॉट इट? तो मैंने अभी आपको मेथड समझाया है. मेथड आपके सामने 3 लीनियर इक्वेशन लिखी हुई रहेगी. उसमें जो आपको कोएफिशिएंट्स दिखेंगे x, y, z के, दैट विल बी द मैट्रिक्स A. वेरिएबल्स का जो मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी द मैट्रिक्स X. कांस्टेंट का जो मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी द मैट्रिक्स B. यूजिंग दिस फार्मूला x इक्वल्स टू A इनवर्स B. A इनवर्स निकालना पड़ेगा. सर A इनवर्स कौन से मेथड से निकाले? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकाले या कोफैक्टर की मेथड से निकाले? तो सिंपल कौन सा होता है? सिंपल तो सर कोफैक्टर वाला होता है, तो कोफैक्टर वाला लिखेंगे. आई बात समझ में? वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज बोर्ड इज कंसर्न, और पिछले कुछ सालों से जेई मेंस पर इस पर ही बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं. आई होप टॉपिक तो अच्छे से क्लियर हुआ. ठीक है, चलो क्वेश्चन भी हम बेटा बुक का ही उठाएंगे जिसमें एक्स वाई जेड थोड़े सम्मानजनक वैल्यू आ जाए, तो कैलकुलेशंस भी अच्छी होती है. हमने यहां पर एक क्वेश्चन लिया अभी, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएगी. ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो फिर हम अब क्वेश्चन उठाते हैं बुक का ही कोई भी, जिसमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पूछा गया हो हमसे. क्वेश्चन लिख रहे हैं हम 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल्स टू 5, x माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू -4, 3x माइनस y माइनस 2z इक्वल्स 3.
सॉल्व दिस इक्वेशन। सर सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो मुझे एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ए मैट्रिक्स बनेगा 2 3 3। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? थोड़ा नीचे लिख ले। हाँ जी, ए मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं 2 3 3, 1 -2 1 और 3 -1 -2। ठीक है, x एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं, वो होगा x y और z। बी मैट्रिक्स जो हम लिख ले रहे हैं वो लिख रहे हैं 5 -4 और 3। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए की, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा नॉन जीरो आएगा तब तो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखा 2 हो जाएगा 4 + 2 -3 -2 -3 +3 -1 +6। चलिए 4 + 2 6, 6 2 12, -2 -3 is -5, -5 into -3 is +15। 6 में से बन गया 5, 5 into 3 is 15, तो 15 15 30 and 12 is 42। that is determinant of A is not equals to 0। मतलब हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है। अब हमने निकाला बेटा C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। सारे कोफैक्टर यहां पे देखो लिखे हुए, मन की आंखों से देखो बच्चों, लिखे हुए आ रहा है, दिख रहा है, देखो लिखो। इसको छुपाया, इसको छुपाया, 4 + 1 कितना आया 5। यहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुकी है हमारी। देखो हमको पहले ध्यान में आया था ये 2 2 4 + 1, तो ये +1, 5 2 10, तो ये कितना हो जाएगा 40। कितना चला? हाँ जी साहब देखिए 4 + 1 कितना 5, इसको छुपाया, इसको छुपाया, -2 -3 -5, साइन चेंज की 5, इसको छुपाया, इसको छुपाया, कैलकुलेशन किया, -1 + 6 5 लिखा, इसको छुपाया, इसको छुपाया, -6 + 3 is -3, साइन चेंज किया तो 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -4 -9 -13, इसको छुपाया, इसको छुपाया, -2 -9 -11 +11, साइन चेंज हो जाएगी। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 + 6 9, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 -3 -1, साइन चेंज हुआ 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम -4 -3 -7। दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स। इसका हमने ट्रांसपोज निकाला, हमें एडजॉइंट मिला। देखो लिखा था 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7। गॉट इट? अब हमने लिखा बेटा x = A इनवर्स B। A इनवर्स का फॉर्मूला लिखा एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू B। दिख रहा है सबको? एडजॉइंट ऑफ A लिखा, ये लिखा हुआ है 5 3 9, 5 -13 1, 5 11 -7। B लिखा, B is 5 4 -3, दिस इज 3 × 3, दिस इज 3 × 1। जो डिटरमिनेंट है वो मैंने यहां आगे लिख दिया। चलेगा बच्चों? यस सर चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? हमने लिखा x, x is x y z, हमने यहां पे इसको सॉल्व किया, ये पूरा इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 5s are 25 + 12 - 27, 5 5s are 25 - 13 4s are 52 - 3, 5 5s are 25 + 44 + 21, this is 1/40। सॉल्व कर लीजिए, 25 + 12 is 37, 37 में से 27 गया तो बचा 10। यहां पे अगर हम देखेंगे तो हमको मिलेगा 25 में से 3 का 22, 22 -50 is -13। यहां से देखेंगे तो ये हमको मिलेगा 44, 4 + 5 9 + 1 10, and then 4 + 2 8 + 1 9 is 90। If we compare the values of x, y and z, it is 1/4 -3/4 and 9/4। Got it? ये x की वैल्यू कंपैरिजन से, y की वैल्यू कंपैरिजन से, z की वैल्यू कंपैरिजन से आपको सॉल्व करना है।
समझ में आया बच्चों? तो ये है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। गॉट इट? एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सोचते हैं इसमें क्या क्या बन सकता है। तो उसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज भी लगानी पड़ेगी। देखते हैं साहब कैसी प्रॉपर्टीज है वो जो आपको अभी काम में आएगी ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपके सामने हम एक और क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन उठाया हम लोगों ने कुछ ऐसा, एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, मैं बस वो ढूंढ रहा हूं, मुझे अगर वो क्वेश्चन दिख गया तो। यस, क्वेश्चन कहता है, क्लियर है बेटा? थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 1 - 1 2 0 2 - 3 3 - 2 4 -2 0 1 9 2 - 3 6 1 2। यूज दिस प्रोडक्ट टू सॉल्व। 3 इक्वेशंस आपके सामने लिखी हुई है, उसको आपको सॉल्व करना है। 1 1 यहां पे लिखा हुआ है 3x - 2y + 4z = 2। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन क्या है? यूज दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को यूज करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना यार, जैसा हमको इंस्ट्रक्शन मिला है वैसे फॉलो करते हैं। लीव इट, ओनली फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू परफॉर्म दिस प्रोडक्ट। चलो, प्रोडक्ट का नाम हमने लिख दिया p। लिखा? मल्टीप्लाई तो सबको आता ही होगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, बताओ क्या मिलेगा? ये भी 3 × 3 है, ये भी 3 × 3 है। 1 × -2 -2 -9 + 12, तो 12 - 9 - 2, 12 - 9 is 3 - 2 is 1, तो मिलेगा 1। आगे बढ़ेंगे 0 - 2 + 2 0, आगे बढ़ेंगे 0 0 1 0 0 0 1। ग्रेट, क्या मिला सर? I मिल गया। I, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर I के टर्म्स में आ जाए, what does that conclude? That conclude that these two matrices are inverse of each other। ये इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है। तो सर फिर हम इनवर्स निकालेंगे ही नहीं। अब हमको मालूम पड़ गया कि इसका इनवर्स ये है और इसका इनवर्स ये है। यही तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया था समझने के लिए। इनडायरेक्ट मैसेज है, इसका इनवर्स ये है, इसका इनवर्स ये है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? डन। आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करना है सर। सॉल्व करना है, याद करो, आप एक मैट्रिक्स तैयार करोगे। 1 - 1 2 0 2 - 3 3 - 2 4। x एक मैट्रिक्स तैयार करोगे, x y z। b एक मैट्रिक्स तैयार करोगे, 1 1 2। x इक्वल्स टू लिखोगे a इनवर्स b, लिखोगे। इसका इनवर्स निकालना है। भागो 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 भागो। नहीं 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 सर, कोवेक्टर्स नहीं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। इसका इनवर्स तो पढ़ा है। कहां पढ़ा है सर? ये वाला और ये वाला मैट्रिक्स सेम है। तो फिर तो सर इसका इनवर्स निकालना है। इसका इनवर्स ये बैठा था बाजू में, लिख दो, काम खत्म। तो ये वाला डायरेक्ट मैं इनवर्स की जगह पे लिख रहा हूं। लिखे? लिखते साहब क्या है? -2 0 1 9 2 -3 6 1 2। ये लिखा 1 1 2, ये लिखा x y z। Got it? Very simple, लॉजिकली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन था। क्या लॉजिक था सर? लॉजिक ये था कि दो लोगों का प्रोडक्ट आई के टर्म्स में आएगा ही आएगा, क्योंकि इसने बोला यूज दैट प्रोडक्ट, तो हमको यूज करना है। हमने इनवर्स निकाला ही नहीं। मतलब लेंथ वाइज सबसे छोटा क्वेश्चन है, लॉजिक वाइज सबसे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -2 + 0 + 2 कितना होगा? -2 + 0 + 2 0। 9 + 2 11 11 - 6 is 5 6 + 1 7 7 + 4 is 11। So the values of x y and z are 0 5 11 0 -5 + 22। थोड़ी सी गड़बड़ी दिख रही है, उस गड़बड़ी को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। -2 0 9 2 3 6 1 2 and 1 1 2। तो -2 + 0 + 2 is 0।
9 plus 2 11 minus 6 is 5, 6 plus 1 7, 7 plus 4 11। तो फिर हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ी और दी गई। ठीक है, मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन में सब कुछ सही से दिख रहा है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वैसे। क्या यहाँ पे कैलकुलेशन देख लेते हैं, -2 minus 9 is -11 plus 12 is 1। आगे देख लेते हैं तो ये होगा 0, ये भी हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +2। फिर आगे देख लेते हैं 1 plus 3 plus 4। हाँ, तो क्वेश्चन में ही गड़बड़ी दी गई है। ये हो जाएगा 1 plus 3 plus 4। दैट मीन्स ये वाला क्वेश्चन गड़बड़ी है। हमको ऐसा ही क्वेश्चन उठाना चाहिए जिसमें ये आई का फॉर्मेट आए। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी हो लिखने में। मैं क्वेश्चन को देख लेता हूं कि कहां लिखने में गड़बड़ी हो गई है। यस, देखो समझ में आया था ना बेटा, यहां पे -2 क्या है बच्चों, -2। अगर ये -2 होगा तो फिर ये सही था। तो अब आप देख लो बेटा, क्वेश्चन को गलत लिखने से भी गड़बड़ी हो जाती है। यहां पे लिखा -2, क्लियर है। देख लो सभी, ये 0 सही था, ये भी 0 सही था। यहाँ पे 6 plus 1 7, 7 minus 4 is 3। अब आप पुट करके देखो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5, 3 आगे बराबर, फिर y की वैल्यू 10 आगे बराबर। यस सर, बिल्कुल सही है। एक छोटी सी गलती जो लिखने में हुई उसके चक्कर में पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। गॉट इट? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नोट करते समय भी ध्यान देना है, क्योंकि बेटा नंबर्स है, गलती तो किसी से भी हो जाएगी। बट अगर आपने कहीं पे भी प्लस, देखो ना आपने माइनस साइन नहीं लिखा तो हमारा क्वेश्चन ही गड़बड़ी होगी। करेक्ट? तो प्लीज थोड़ा सा आराम से लिखिएगा, क्वेश्चन को सही नोट करोगे तो आंसर भी सही आएगा। क्लियर है बच्चों? तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कल हम थोड़े थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे और पूरे चैप्टर को हम वाइंड अप करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट वाइज हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अब बस 2 दिन तक हम जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देखेंगे, कुछ बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से देखेंगे, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे। तो अगले वीडियो लेक्चर्स में ओनली क्वेश्चंस। बी प्रिपेयर विद द कंसेप्ट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।